फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों की चपेट में आ गया। एक उन्मादी भीड़ ने मुसलमानों की एक सोसाइटी को घेर लिया। इस सोसाइटी का नाम था गुलबर्ग सोसाइटी। इस सोसाइटी में रहने वाले 69 मुसलमानों को एक भीड़ ने निर्ममता से मार डाला। इस सोसाइटी के लोगों का गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन इसमें रहने वाले बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों को जिंदा जला दिया गया। गुजरात में हुए इन दंगों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए। वहीं गैर सरकारी आंकड़े मानते हैं कि इस दौरान 3000 से अधिक लोग मारे गए। गुजरात दंगों की जब जांच हुई तो अलग अलग मामलों जैसे कि बेकरी मामला, बिल्किस बानो मामला, नरोदा पाटिया मामला, ऐसे ही गुलबर्ग सोसाइटी का मामला कोर्ट में चला। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में नरेंद्र मोदी की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाए गए। इस मामले में गठित एसआईटी की टीम ने साल 2012 में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी और कहा कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी का कोई हाथ था, इसके सबूत नहीं मिलते। एसआईटी की जांच पर सवाल उठने लगे। इस मामले में नरेंद्र मोदी की भूमिका की दोबारा जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई, लेकिन बीते शुक्रवार यानी 24 जून 2002 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि एसआईटी की जांच सही है, ढंग से की गई है, उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो बताए कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए हाई लेवल पर कोई साजिश रची गई थी। आज हम बात करेंगे गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका से जुड़े इस गुलबर्ग सोसाइटी मामले की, और बात करेंगे कि गुलबर्ग सोसाइटी का वो मामला क्या है जिसमें 69 मासूम लोगों को एक भीड़ ने जिंदा जला दिया। बात करेंगे जाकिया जाफरी की, जिनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और बात करेंगे गोधरा कांड की, जिसके बाद हुए गुजरात दंगों को क्रिया के बदले प्रतिक्रिया कहा जाता रहा। गोधरा कांड से 2 दिन पहले हुए उस मुस्लिम विरोधी आतंक की भी बात करेंगे जिसके बाद गोधरा कांड हुआ, लेकिन आपने कहीं इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी। गोधरा के बारे में कहा जाता है कि एक भीड़ ने ट्रेन में आग लगाई थी, लेकिन इसकी जांच करने वाले सिटीजन ट्रिब्यूनल ने अपनी जांच में कुछ और ही कहा जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। इसलिए सिटीजन ट्रिब्यूनल पर भी आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। 27 फरवरी 2002 के दिन अरब सागर के किनारे बसे गुजरात में बाकी के दिनों की तरह ही सुबह का सूरज उगा। लोग अपने काम धंधे की शुरुआत करने को थे। रविवार का दिन था, सुबह के 7 बज रहे थे। घड़ियों की सुइयां कुछ ऊपर की ओर बढ़ी, तभी गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। नाम था साबरमती एक्सप्रेस। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या से चलते हुए अहमदाबाद की तरफ चल रही थी। गोधरा से अहमदाबाद पहुंचने में करीब 130-140 किलोमीटर यानी 2 से ढाई घंटे का समय और बचा था। ट्रेन गोधरा से अहमदाबाद की ओर चलने को थी, तभी किसी ने ट्रेन की आपातकालीन चेन खींच दी। पता चला कि एक भीड़ ने पहले ट्रेन की कुछ बोगियों पर पत्थरबाजी की और फिर साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लगा दी। इस निर्मम हत्याकांड में 59 यानी 59 लोगों की जलकर मौत हो गई। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों ने बोगी में आग लगा दी थी, क्योंकि उस ट्रेन में अधिकतर अयोध्या से आने वाले कार सेवक सवार थे। हालांकि इस मामले में और भी एंगल हैं। इस मामले की अलग अलग जांच समितियों द्वारा जांच की गई। नानावती आयोग ने साल 2008 में जारी की गई अपनी जांच में कहा कि ये पहले से तय एक साजिश थी। डिब्बों का जलना एक षड्यंत्र का हिस्सा था। ये समिति गुजरात सरकार के द्वारा गठित की गई थी और इसने उसी थ्योरी को सच माना जो कि गुजरात पुलिस ने बनाई थी। वहीं इस कांड की जांच करने वाली यूसी बनर्जी समिति ने अपनी जांच में कहा कि गोधरा में ट्रेन जलने की घटना साजिश नहीं बल्कि मात्र एक दुर्घटना थी। इस समिति का गठन केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। पहली वाली जांच समिति यानी नानावती आयोग ने इस मामले को सुनियोजित माना था और एक स्थानीय मौलवी हुसैन उमर जी को गोधरा कांड का असली मास्टरमाइंड बताया था और अपनी जांच में कहा कि उन्हीं की वजह से एक दिन पहले ही पेट्रोल खरीदी गई थी और इसके बाद गोधरा कांड को अंजाम दिया गया। नानावती आयोग ने यह रिपोर्ट 2008 में जारी की थी, लेकिन इसके 3 साल बाद मौलवी हुसैन उमर जी को अदालत द्वारा निर्दोष बताते हुए रिहा कर दिया गया। नानावती आयोग की रिपोर्ट को कई लोग संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण आयोग के सदस्यों की सरकार से नज़दीकी बताया जाता है। आयोग की जांच की खामियों पर कई बड़े सवाल खड़े हुए, क्योंकि ये एक तरह से गुजरात पुलिस का वर्जन मालूम पड़ती थी।
एक जांच समिति गोधरा कांड को सुनियोजित साजिश बताती है और दूसरी जांच समिति इसे महज एक दुर्घटना मानती है। इन दोनों ही समितियों की जांच रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि ये दोनों ही रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण हैं यानी बाइस्ड हैं। जांच आयोग के लिए यह उचित नहीं है कि वो पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट पेश करें क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। इसी मामले में एक और जांच की गई। ये जांच की गई कंसर्न्ड सिटीजन्स ट्रिब्यूनल के द्वारा। इस ट्रिब्यूनल की जांच के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस 22 फरवरी के दिन अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकली थी। इसमें सैकड़ों कार सेवक सवार थे। गोधरा से करीब 80 किलोमीटर दूर दाहोद रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों ने एक मुस्लिम दुकानदार के साथ मारपीट की और दुकानें भी तोड़ डाली। माना यह भी जाता है कि यह घटना अयोध्या से लौटते समय घटी थी, ना कि जाते समय। इस घटना की कोई क्लियर डेट नहीं मालूम, लेकिन ये सच है कि यह घटना हुई। इसके अलावा अयोध्या पहुंचने के पहले ही रुदौली और दरियाबाद स्टेशन के बीच कार सेवकों ने मुस्लिम यात्रियों, महिलाओं और बच्चों पर हमले किए। जब कुछ मुस्लिम लड़कों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पतरंगा और रोजा गांव स्टेशन के बीच ट्रेन से फेंक दिया गया। रुदौली स्टेशन पर कई मुस्लिम महिलाएं खून से लथपथ अवस्था में ही ट्रेन से कूद गईं। इसके बाद कार सेवकों को रुदौली स्टेशन पर जो भी मुस्लिम मिला उस पर हमला करना शुरू कर दिया। साबरमती एक्सप्रेस में सवार इन सैकड़ों कार सेवकों ने खूब आतंक मचाया। अयोध्या और उसके आसपास के जिलों से निकलने वाले एक अखबार जन मोर्चा ने गोधरा कांड से 2 दिन पहले यानी 25 फरवरी 2002 के दिन इन खबरों को छापा। जनमोर्चा अखबार के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस में सवार करीब 2000 त्रिशूलधारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दरियाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भयंकर आतंक मचाया। अखबार के अनुसार टाकिया खेरनपुर के रहने वाले अता मोहम्मद प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कार सेवकों ने उन्हें बिना बात पीटा, कुछ को पकड़कर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। 50 साल के मोहम्मद अवसार की दाढ़ी पकड़कर नोच डाली और उनके शरीर में त्रिशूल घोंप दिया। रुदौली स्टेशन पर एक और आदमी को लोहे की रोड़ों से पीटा गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित घायलों को मालूम ही नहीं था कि उन्हें क्यों पीटा जा रहा है। आसपास के हिंदुओं ने बजरंग दल के शर्मनाक हमले की आलोचना की। स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने भी लोगों से शांति और बदले में कुछ न करने की अपील की। धर्म के उन्माद में पागल कार सेवकों की ये भीड़ अयोध्या से वापस अहमदाबाद लौटने के लिए साबरमती एक्सप्रेस में सवार हो गई। रास्ते भर आतंक मचाया गया। वही नारे लगाए गए जो आज लगाए जाते हैं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मुस्लिमों भारत छोड़ो, पाकिस्तान जाओ, मंदिर वहीं बनाएंगे, आदि आदि। इन कार सेवकों के हाथ में लाठियां और त्रिशूल थे। बहुत से यात्रियों को परेशान किया गया। सीटें घेर ली गईं, लेकिन अधिकतर यात्री शांत रहे। 27 फरवरी के दिन ये ट्रेन सुबह के 7:30 बजे यानी साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा पहुंच गई। आउटलुक मैगजीन के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कार सेवकों की मुस्लिम दुकानदारों से फिर झड़प हुई। कुछ ऐसी भी रिपोर्टें जो कहती हैं कि कार सेवकों ने एक मुस्लिम लड़की को छेड़ा और उसे ट्रेन के अंदर ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान मुस्लिम दुकानदारों की कार सेवकों से लड़ाई हो गई। यहीं पर एक दूसरी घटना भी बताई जाती है कि S6 कोच जिसमें कि आग लगाई गई थी, जब एक मुस्लिम चाय वाला जब चाय बेचने के लिए कोच में घुसा तो कार सेवकों ने उससे बदसलूकी की और भगा दिया। एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि चूंकि ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी तो इसलिए कुछ कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों पर चढ़ गए और प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड जहां पर कि सुबह सुबह शौच आदि के लिए गुजरने वाली मुस्लिम महिलाएं निकल रही थीं तो उन्हें अश्लील इशारे करने लगे। कुल मिलाकर गोधरा पर वही आतंक मचाया गया जो साबरमती एक्सप्रेस शुरू होने के दिन से मचाया जा रहा था। इसके बाद ट्रेन अहमदाबाद की तरफ चल दी, जो कि अब 2 या 2.5 घंटे ही दूर रह गया था। लेकिन अचानक से किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी, क्योंकि पीछे कुछ कार सेवक छूट गए थे। इसके बाद ट्रेन चल दी। ट्रेन 1 किलोमीटर दूर ही चली हो गई कि सिंगल फलिया नाम की एक जगह पर दोबारा से ट्रेन रोक दी गई। लेकिन इस बार किसी के छूटने के लिए नहीं, बल्कि एक अग्निकांड की वजह से, जिसकी वजह से अगले 3 दिन तक पूरा गुजरात जलता रहा। ट्रेन किसने खींची, किस लिए खींची ये मालूम नहीं। चेन खींचने से रुकी या किसी अन्य कारण से रुकी ये भी क्लियर नहीं है। ड्राइवर और अन्य यात्रियों ने देखा कि S6 बोगी में आग लग गई है। सवाल यह कि आग लगी या लगाई, और अगर लगाई तो किसने लगाई। गुजरात पुलिस का वर्जन यह है कि आसपास रहने वाले घांची मुसलमानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर ट्रेन के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, जिससे बोगी में आग लग गई।
सरकारी वर्जन के मुताबिक उस वक्त ट्रेन पर अटैक करने के लिए करीब 2000 मुस्लिम इकट्ठे हुए। लेकिन यहाँ पहला सवाल ये उठता है कि पूरी ही ट्रेन में जब कार सेवक सवार थे और भरे हुए थे तो टारगेट सिर्फ S6 बोगी को ही क्यों किया गया? और अगर कार सेवकों पर हमले के लिए 2000 मुस्लिम इकट्ठे थे तो उन्होंने बाकी बोगियों पर हमला क्यों नहीं किया गया और सिर्फ एक बोगी पर ही हमला क्यों किया? और ऐसा कैसे हो सकता है कि कार सेवकों पर हमला करने आई इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ एक बोगी को ही टारगेट करे? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या बाकी बोगियों के कार सेवक S6 बोगियों के यात्रियों को बचाने के लिए अपनी बोगियों से बाहर आए थे? और अगर आए थे तो उनमें से कितनों पर उस भीड़ ने हमला किया तो कितनों पर किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है जिनके अभी तक उत्तर नहीं मिलते। S6 बोगी में 58 जले हुए शव मिले। इनमें 26 महिलाएं थीं और 12 बच्चे थे, 20 पुरुष थे। इसके अलावा 43 लोग घायल हुए, लेकिन उन्हें मामूली इंजरी आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां से छोड़ दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि बोगी में आग से जल जाने वाले शवों को पहचानना मुश्किल था। गोधरा के कलेक्टर ने भी जांच करने वाले ट्रिब्यूनल को बताया था कि केवल 5 शवों की ही पहचान हो सकी थी, वो भी उनके पास मौजूद सामान और अन्य चीजों के कारण। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे, तो कैसे कहा जा सकता है कि वे सब कार सेवक ही थे जिसकी वजह से उन्हें टारगेट किया गया था? दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि चूंकि ट्रेन चल रही थी, इसलिए चलती ट्रेन कोई बाहर से कैसे रोक सकता है? अगर अंदर से रोकी गई थी तो चेन पुलिंग करके रोकी गई होगी, और इसका कारण क्या हो सकता है कि चेन पुलिंग की गई? इसका तार्किक कारण यही माना जाता है कि S6 बोगी में पहले से ही आग लग गई थी, जिसकी वजह से किसी यात्री ने चेन पुलिंग करके बोगी रोकी। इसके अलावा इस जांच ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि बाहर से कोई ज्वलंत पदार्थ नहीं फेंका गया। अगर बाहर से कोई ज्वलंत पदार्थ फेंका गया होता तो ट्रेन का बाहरी हिस्सा नीचे तक जल रहा होता, लेकिन S6 बोगी के बाहर सिर्फ खिड़की के पास तक का हिस्सा जला हुआ था, लेकिन नीचे का नहीं जल रहा था। बाहरी क्षेत्र से ज्वलंत पदार्थ फेंकने पर वो ट्रेन के बाहरी हिस्से यानी बॉडी पर अच्छे से फैलता और बाहरी हिस्सा खिड़की के नीचे से भी जलता, लेकिन नीचे का हिस्सा नहीं जला। अगर बोगी पर बाहर से पेट्रोल बम फेंके गए तो बाकी बोगियों को प्रभावित क्यों नहीं किया गया? लेकिन S6 के अलावा किसी भी बोगी में आग नहीं लगी। अगर जली हुई बोगी को ठीक से देखा जाए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बोगी में अंदर से ही आग लगी होगी, जिसके कारण ऊपर की ओर उठने वाली लपटों से खिड़की के ऊपर वाला हिस्सा जल गया और निचला हिस्सा बचा रह गया। ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ट्रिब्यूनल के अनुसार उनकी इन ऑब्जर्वेशंस को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने भी सही ठहराया है। कुल मिलाकर कंसर्न सिटीजन्स ट्रिब्यूनल ने गोधरा कांड के पीछे कई कारणों को माना जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बाहर नहीं आते, न आज उन पर कोई बात होती है। इस ट्रिब्यूनल की जांच को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस VR कृष्ण अय्यर लीड कर रहे थे। इसमें अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस PV सावंत, मुंबई हाईकोर्ट के जज जस्टिस होसवेत सुरेश और पूर्व IPS अधिकारी और त्रिपुरा के DGP रहे डॉक्टर KS सुब्रमण्यम और मजदूर किसान शक्ति संगठन की अरोड़ा राय भी थी। इसके अलावा 3 सदस्य और थे, लेकिन इनमें कोई भी मुसलमान नहीं था। हालांकि ये बात साबित नहीं हो सकी कि आग किसने लगाई, और लगाई भी थी तो अंदर से लगी थी या बाहर से लगाई गई थी, इसका कारण आज तक नहीं मालूम। जैसे कि ट्रेन की जली बोगी में गेहूं और चावल भी जले हुए मिले थे, जिससे कि ये भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद यात्रियों के पास स्टोव वगैरह रहा होगा। और एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि हो सकता है यात्रियों के बीच सीट को लेकर विवाद छिड़ा हो, क्योंकि कार सेवकों ने रास्ते भर रिजर्व सीट वालों को तंग किया था। इसके कारण शायद गोधरा के घोंची मुसलमानों ने शायद इस घटना को बाद में अंजाम दिया। कुल मिलाकर गोधरा स्टेशन पर S6 बोगी में लगी आग एक रहस्यमयी इतिहास लिए हुए बैठी है। इसके पीछे के असली कारण नहीं मालूम, और नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन लोग थे। अंततः गोधरा कांड मामले में 31 लोगों को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया, जिसमें से 11 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई और 20 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अगर अदालत ने उन्हें सज़ा दी है तो ज़रूर उनकी कुछ भूमिका रही होगी, ऐसा माना जा सकता है। गुनाह किया है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए, और सज़ा उन कार सेवकों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने रास्ते भर आतंक मचाया और लोगों की दाढ़ी खींची, नारे लगवाए, त्रिशूल घोंपे और लोहे की रॉड से पीटा। फिर भी अगर गोधरा कांड इन घटनाओं के बदले अंजाम दिया गया या कथित क्रिया की प्रतिक्रिया थी, तब भी ये मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध था, जिसकी जितनी चाहे भत्सन न की जानी चाहिए। लेकिन गोधरा के बाद जिन निर्दोष मुसलमानों को सजा दी गई
और उसे क्रिया की प्रतिक्रिया कहकर प्रचारित किया गया तो इस अपराध को ढका नहीं जा सकता। ये क्लियर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के द्वारा कुछ संगठनों की सामूहिक और साजिशन अपराध थी। इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि गोधरा कांड को कुछ संगठनों द्वारा ऐसे दिखाया गया कि गोधरा में अयोध्या से आने वाले कार सेवकों को जलाकर मार डाला गया है। इसके बाद साजिशन और सांगठनिक तरीके से पूरे गुजरात को जलाया गया। कुछ धर्मांध लोगों, वे चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, उसकी सजा निर्दोष हिंदुओं और मुसलमानों को झेलनी पड़ी। अदालत ने लेट सवेर गोधरा के जिम्मेदार आरोपियों को सजा दी, लेकिन जिन्हें गुजरात दंगों में जिंदा जला दिया गया उन्हें किस बात की सजा दी गई थी। 27 फरवरी को हुए गोधरा कांड के बाद एक खास समुदाय के खिलाफ माहौल तैयार किया गया। अगले ही दिन पूरे राज्य में जगह जगह दंगे होने शुरू हो गए। दिन के 12 भी नहीं बजे थे कि अहमदाबाद के नरोदा, बापूनगर, पालड़ी, बेजलपुर, रानीप जैसे इलाकों में दंगे शुरू हो गए। पुलिस के कंट्रोल रूम पर अलग अलग इलाकों से फोन की घंटियां बजने लगीं। पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। पुलिस को कॉल करने वालों में एक कॉल गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले एहसान जाफरी की भी थी। एहसान जाफरी कांग्रेस के सांसद थे। सोसाइटी के आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे। इस सोसाइटी में अधिकतर मुस्लिम रहते थे। सोसाइटी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 कार सेवकों के शव लाए गए थे, जिन्हें साबरमती ट्रेन में गोधरा स्टेशन पर जला दिया गया था। सोसाइटी के बाहर 2 पुलिस वाले भी खड़े थे, लेकिन उनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ लाठी थी। सैकड़ों की भीड़ ने सोसाइटी के गेट को तोड़ दिया और पत्थर और पेट्रोल बम बरसाना शुरू कर दिया। दंगाई भीड़ ने इन बेगुनाहों के घर में आग लगाना शुरू कर दिया, जिनका गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। करीब 35 लोगों को वहीं जिंदा जला दिया गया। न बच्चों को छोड़ा गया, न महिलाओं को छोड़ा गया। गुलबर्ग सोसाइटी के कुल करीब 69 यानी 69 लोगों की हत्या कर दी गई। ये भीड़ गोधरा में जिंदा जलाए गए 59 यानी 59 हिंदुओं का बदला लेना चाहती थी, लेकिन ले किससे रही थी? किसी के किए हुए की सजा किसी और को दी जा रही थी। इसी सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी ने अपनी सोसाइटी और अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और गोली चला दी। गुस्साई भीड़ ने एहसान जाफरी को वहीं मौत के घाट उतार दिया। सोसाइटी के लोग कंट्रोल रूम को कॉल करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। इसका एक कारण ये भी था कि पूरा का पूरा शहर जल रहा था और पुलिस फोर्स उसके आगे बहुत कम पड़ गई। शाम के 4 बजे स्टेट रिजर्व फोर्स यानी SRP की कुछ टुकड़ियां अहमदाबाद पहुंची। उन्हें शहर में अलग अलग जगहों पर भेजा गया। कुछ पुलिस अधिकारी SRP की एक टुकड़ी को लेकर गुलबर्ग सोसाइटी की ओर निकले, लेकिन जब तक गुलबर्ग सोसाइटी की आग बुझ चुकी थी और सिर्फ धुआं निकल रहा था। इन पुलिस अधिकारियों के साथ BBC के पत्रकार प्रशांत दयाल भी थे, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में इस दृश्य का जिक्र किया। प्रशांत दयाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड के लिए करने जैसा कुछ काम ही नहीं बचा था। हाँ, कुछ लोग धुआं उठ रहे मकान की छत पर बचने के लिए छुपे हुए थे। उनकी मदद के लिए आई पुलिस से भी उन्हें डर लग रहा था। पुलिस किसी तरह उन्हें नीचे ले आई। इन लोगों में एहसान जाफरी की बीवी जाकिया जाफरी भी थी। एहसान जाफरी को पहले ही मार दिया गया था। आज तक जाकिया जाफरी न्याय के लिए कोर्ट में लड़ रही हैं। इन्हीं जाकिया जाफरी के लिए गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की भूमिका पर SIT से मिली क्लीन चिट पर मोहर लगा दी है और कहा कि ऐसे सबूत नहीं मिले कि इसमें कहा जा सके कि ये एक साजिश थी। इसमें ऊपर अधिकारियों या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाकिया की अर्जी में मेरिट नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि SIT ने बेहतरीन काम किया और उसकी जांच में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। इस मामले को बंद करने से संबंधित उसकी 8 फरवरी 2012 की रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। हमें ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार के असंतुष्ट अधिकारियों के साथ साथ अन्य लोगों का एक साझा प्रयास इस तरह के खुलासे करके सनसनी पैदा करना था, जबकि उनकी जानकारी झूठ पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट का इशारा पूर्व IPS अधिकारी RV श्री कुमार और संजीव भट्ट की तरफ था, जिन्होंने इस मामले में गुजरात सरकार की नाकामी और मिली भगत पर गवाही दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने पीड़ित जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल अपने पूर्वाग्रहों और हितों के लिए किया। आपको बता दूं कि जिन तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उन्हीं के NGO ने जाकिया जाफरी की याचिका डालने में मदद की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2006 से कार्रवाई चल रही है। इसमें शामिल हर पदाधिकारी की ईमानदारी पर सवाल करने की हिमाकत हुई, ताकि गुप्त उद्देश्य के लिए मामले को गरमाया रखा जा सके। जो प्रक्रिया का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करके
उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब गुजरात क्राइम ब्रांच ने एक्टिविस्ट तीस्ता शीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिस एसआईटी की जांच पर भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, इसे लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। गुजरात दंगों की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव के चलते इन जांच एजेंसियों ने निष्पक्षता नहीं दिखाई। बाद में कई अधिकारियों को अलग अलग तरीके से प्रमोशन और रिटायरमेंट के बाद लाभ दिए गए, जिससे जांच एजेंसियों के परिणाम संदिग्ध माने जाते रहे हैं। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गोधरा कांड, उससे पहले की घटनाएं और गोधरा कांड के बाद की घटनाएं बताती हैं कि कुछ चरमपंथियों की वजह से आम हिंदुओं और आम मुसलमानों के घर उजड़ गए। धर्म की राजनीति के इस खेल को समझने की जरूरत है। इसमें कोई घटना क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में आखिरी नहीं है। आप क्रिया और प्रतिक्रिया में जाएंगे तो इस साइकिल का कोई अंत नहीं होगा। दंगों से बचा जा सकता था, रोका जा सकता था। इतने बड़े स्तर पर दंगे हुए तो इन्हें सवाल किए बिना छोड़ा नहीं जाना चाहिए। गोधरा मामले में अगर कोई दोषी था तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। अगर वो एक साजिश थी तो खुलासा होना चाहिए था। अगर वो दुर्घटना थी तो पता चलना चाहिए था। जो कोई भी गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार था, उन सबको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन हजारों निर्दोष लोगों को नहीं, जिनका इससे कोई वास्ता नहीं था।